मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। इजराइल अमेरिका ने जो ईरान पर युद्ध बोला हुआ है, खामेनेई सहित और अभी हाल में अली लारिजानी तक ईरान की टॉप लीडरशिप को, टॉप इस्लामिक लीडरशिप को तबाह कर दिया है। जो ईरान में मानवाधिकारों का हनन कर रहे थे, जो इस्लामिक लॉ के लिहाज से सब कुछ चलाना चाह रहे थे, जहां महसा अमीनी जैसी बच्ची को उसका अधिकार नहीं मिला, वो गायब हो गई। जहां हजारों ईरानी या तो गोलियों से भून दिए गए या किसी और तरह से उनका दमन हो गया। जहां एक कुर्दिश नेता अपनी बच्ची के सामने फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस ईरान का मतलब कुछ बच नहीं रहा है। आप इसको समझिए, ईरान लगभग बर्बाद, तबाह हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई आदमी कहते हैं सड़क पर जा रहा है, कपड़े उतर गए, तो फिर उसके बाद तो जो चाहेगा वो करेगा। फिर वो मतलब जिसको हमारी दूसरी भाषा में कहें कि वो तो अब सभ्य लोग जो कपड़े पहने घूम रहे हैं, उनके कपड़े उतारने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ईरान के आसपास सबसे सभ्य लोग कौन है? तो सबसे सभ्य लोग हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान। ये सारे देश सब सभ्य हैं और इनकी सभ्यता को वो चुनौती दे रहा है। ऐसी चुनौती दे रहा है कि जो सचमुच बड़ा संकट हो गया है उनके लिए। जो उन खाड़ी के देशों की बात मैं कर रहा हूं। और कोई कह रहा है अमेरिका फंस गया, कोई कह रहा है इजराइल फंस गया, कोई कह रहा है ईरान फंस गया, कोई कह रहा है भारत भी तो फंसा हुआ है, कोई कह रहा है दुनिया ही फंसी हुई है। तो दुनिया फंसी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत फंसा हुआ है, ठीक बात है, हमारा भी गैस और कच्चा तेल आता है तो फंसे ही हैं। लेकिन सही मायनों में वो फंसे जिनके पास गैस भी है, कच्चा तेल भी है, संपन्नता भी है, सब कुछ है, लेकिन वो फंस गए। प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोडक्शन कर लिया तो भेजने का जुगाड़ नहीं। जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी वो टूरिज्म पर थी, टूरिस्ट आते थे उस पर चलती थी। यानी मेन तो क्रूड पर थी, दूसरा टूरिस्ट पर थी। वो इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, बिलियंस डॉलर में नुकसान हो चुका है। उसको सेफ हेवन कहते थे। जैसे जो भारतीय दुबई जाते हैं तो लगभग 30-40% है वहां। तो दुबई जाते थे तो वो कहते थे बड़ी अच्छी जगह है, टैक्स लगता नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सुरक्षा हमारी करता है अमेरिका। दरअसल इन देशों में अमेरिका के बेसेज हैं और मैं उसको बहुत विस्तार से आपको बता चुका हूं कि अमेरिकी बेसेज खाड़ी देशों में हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं। अच्छा, नेवी और एयरफोर्स के बेसेज हैं तो ईरान के निशाने पर है। और जरा सोचिए कैसा निशाने पर है। ऐसा निशाने पर है कि सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उसके सबसे बड़े प्लांट में काम ही बंद हो जाता है, क्योंकि ईरान ने शुरुआती दौर में ही हमला बोल दिया था। अमेरिका इजराइल मारता है ईरान को, ईरान मारता है खाड़ी देशों को। अमेरिका इजराइल भी एक मुस्लिम कंट्री पर हमला कर रही है और ईरान भी मुस्लिम कंट्रीज पर हमला कर रहा है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, ये सब मिलकर रोज रोज स्टेटमेंट जारी करते हैं। अभी जो कतर में हुआ, कतर तो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिएटर माना जाता था। हमास का भी हेड ऑफिस वहां, दूसरे भी हेड ऑफिस वहां, और अमेरिका का सबसे बड़ा बेस वो भी वहां। स्थिति ये हो गई है कि खाड़ी के देश, जो सारे मुस्लिम देश हैं, वहां सबसे अधिक संघर्ष हो रहा है। और जैसे हम कहते हैं ना कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का समय है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवीय नहीं, बहुध्रुवीय। अब वो जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय युद्ध में बदल गई। इसको समझिए आप, बहुध्रुवीय युद्ध में बदल गई। यहां ऐसा नहीं है कि रशिया और यूक्रेन की तरह रशिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, नेटो कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन के देश वो मदद कर रहे हैं, चाइना इधर से रशिया को थोड़ा बहुत मदद करता है, हालांकि रशिया को इसकी जरूरत नहीं। यहां सीधे सीधे मल्टीपोलर हो गया है। जैसे जब इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ गाजा को लेकर, तो ठीक है, लेबनान से हिजबुल्लाह ने कर दिया, इस तरह से हमले होते रहे।
लेकिन फिर भी देशों के बीच में नहीं हुआ। यहां तो ईरान ने मल्टीपोलर वॉर कर दी, और ऐसी मल्टीपोलर वॉर की है कि वो कहां तक जाएगी इसका पता नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी गैस फील्ड है साउथ पार्स, और साउथ पार्स का जो हिस्सा है, अब कतर के रास लाफान जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, एक तरह से वही गैस क्रूड यही तो है, यहीं से कतर से ही हमारी एलएनजी आती है सबसे ज्यादा। रास लाफान को नुकसान पहुंच गया। साउथ पार्स गैस फील्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का वो है नेचुरल गैस का, वो खत्म हो गया। कमाल की बात यह कि दोनों का हिस्सा समुद्री सीमा से बटे हैं, वैसे तो बटे नहीं। सऊदी अरब आरामको मैंने बताया ही कि सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है उसके उस पर हमला हो गया। यूएई में गैस फील्ड पर और उनके जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उस पर हमला हो गया। 2000 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन के हमले हुए हैं। जरा आप कल्पना कीजिए ये खाड़ी के देश कहां खड़े रह गए। यूएई का ही हाल सबसे पहले समझ लीजिए, सबसे अधिक हमले वहीं हुए। यूएई के शेख समझते थे कि अमेरिका को ठेकेदारी दे दी है, उसके बेस बना ली। उल्टा हो गया, जिसको ठेकेदारी दी उसी की वजह से धाए धाए मिसाइलें आ रही। उसी की वजह से जो एकदम वो कहते थे कि बहुत बढ़िया शानदार, वहां के शेख को निकलकर मॉल में टहलना पड़ा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल कर रहे हैं। लेकिन क्या ऑल इज वेल है? ना ऑल इज वेल है, ना ऑयल इज वेल है। दोनों वेल नहीं है, अच्छे नहीं है। अमेरिका का सैन्य अड्डा है, यहां अल जफरा एयरबेस है, अल उबैद एयरबेस है, कैंप गुहेरिंग है, और जो उनकी सेंट्रल कमांड है उसके ठिकाने वहां भी निशाना लगाया गया। मारा है ईरान ने एकदम खूब दौड़ा दौड़ा के। अब खाड़ी देश तो क्या चाहते थे कि हम शेखों की तरह रहें, बहुत बढ़िया रहें, पैसे वैसे खूब कमाए हैं, अच्छे से रहें, ईरान लड़ता रहे, बीच में हम ईरान को भी सबक सिखाते रहें, वहां शिया सुन्नी हो जाते हैं, और अमेरिका के साथ संबंध करके डॉलर कमाएं, हमारे तेल अच्छे से जाते रहे, ईरान वाला प्रतिबंधित रहे। इसको भी जरा समझिए, हमारे वाले तेल अच्छे से जाते रहे, ईरान वाला प्रतिबंधित रहे, तो हमारी अपनी ठीक रहेगी, कीमतें भी ठीक रहे, सब ठीक। अब अगर मान लीजिए कि ईरान और रशिया दोनों दबा के ऑयल वर्ल्ड में आ जाए, फिर कहां दिक्कत, भर भर के लोग ले जाएंगे टैंकर। अब सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इन सब की वही स्थिति है। ये युद्ध में कतई नहीं जाना चाहते हैं, जा सकते भी नहीं। और पता नहीं काहे को इनको कौन सी, जिसको कहें कि उस वक्त नशा वशा चढ़ गया था, क्या हुआ था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने पैक्ट किया, मिलिट्री पैक्ट, एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। चलो लड़ो, आओ लड़ लो ना। कई लोग उस वक्त कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर, अरे सऊदी अरब आके क्या कर लेगा, उसकी हैसियत है क्या लड़ने की। अच्छे जहाज खरीद लेने से थोड़ी सिर्फ होता है, जज्बा चाहिए। वो इजरायलियों के पास है, वो रशियंस के पास है, वो यूक्रेनियंस के पास है, वो ईरानियंस के पास है, वो हम हिंदुस्तानियों के पास है, हम भारतीयों के पास। हम जब तय करते हैं तो लड़ लेते हैं, हम चाहते नहीं है। लेकिन खाड़ी देश वाले तो चाह के भी नहीं लड़ सकते थे। अब उनका बुरा हाल हो गया। उनकी स्थिति यह है कि वो तो मौज कर रहे थे, दुनिया में होता रहे हमारा, मौज होता रहे हमारा, वो सोने की जंजीर में शेर बांध के घूमते रहे शेख साहब लोग। सोने का मोबाइल शेखों का रहे, सोने की गाड़ी शेखों की रहे, सब हो रही थी। अब जब धाए धाए मिसाइल गिर रहे हैं तब उनको समझ आ रहा है कि अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और जिस जल डमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सोच रहे थे कि ये बंद हो जाएगा तो ईरान के लिए संकट बढ़ेगा, उनका भी संकट बढ़ गया, बुरा संकट बढ़ गया। जब वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो गई और उनका तो तेल गैस सब उसी रास्ते से आना है, जहाज आ जा ही नहीं पा रहे, क्या हुआ, फंस गए। $55-60 बैरल की कीमत थी युद्ध से पहले, $100 हो गया। बेचे कहां, तेल किसका आएगा। हमारी मुश्किल है कि हमारे पास तेल नहीं, लेकिन वो तेल भेजेंगे कैसे बेचेंगे। खाड़ी देशों का सीधे सीधे नुकसान हो रहा है, उनकी तेल गैस जा ही नहीं पा रही। और जो बड़ा वो कहते थे हमारे यहां कुछ नहीं हो सकता, इससे सेफ कुछ नहीं, सेफ हेवन। भ्रम टूट गया भैया। जब दुनिया में उथल पुथल होगी तो दुनिया का कोई हिस्सा बचेगा नहीं। पूरा जो ऑयल एक्सपोर्ट उनका था वो प्रभावित हो गया। उनका निवेश इतना लोगों ने किया, वो डरने लगे। जो टूरिज्म है, पर्यटन, क्योंकि उनके यहां इन्वेस्टमेंट सब रियल एस्टेट में ही है, और पर्यटन, भारतीय भी खूब जाके वहां 2-4 करोड़ 10 करोड़ का फ्लैट खरीद के आए हैं। सुनते हैं 50-50 करोड़ 100 करोड़ का भी खरीदे हैं। अच्छा, लाइफ वहां अच्छी है अगर सिर्फ मौज करना हो, किसी दिन फंसे तो समझ में आता है। अच्छा, रशिया अमेरिका को जम के फायदा हो रहा है भाई, जो जिनके पास है तेल गैस। ईरान
अपने काम घर का वो भी कर ले रहा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज के लिए बड़ा संकट हो गया। अब लड़ाई भी नहीं लड़ पा रहे, बार बार धमकी दे रहे, मार देंगे। मार नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मारेंगे तो फिर तो ईरान और ज्यादा हो जाएगा। फंसते चले जा रहे हैं उसमें। ईरान क्या चाहता है? युद्ध बहुत लंबा हो, बहुत महंगा होता चला जाए। अब वो एनर्जी इंस्टॉलेशन पर हमले कर रहा है, जो ऊर्जा ठिकाने हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं, ऊर्जा खनन है, ऊर्जा एनर्जी एक्सप्लोरेशन, वो सब अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिका की जो सिक्योरिटी गारंटी है वो 2 कौड़ी की है, ये वो साबित कर देना चाह रहा है। अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी 2 कौड़ी की है। कोई कहे कि अच्छा अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, उसके जहाज खड़े हैं। अरे छोड़ो ना भाई, जहाज छोड़ो, सीधे वो उसी से लड़ रहा है तो क्या कर लोगे? वो सिक्योरिटी गारंटी खत्म हो गई। यूएस सिक्योरिटी गारंटी मतलब नील, 0। अब वो पेंटागन मांग रहा है कि हमको $200 बिलियन और चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। अब समझ में आ रहा है कि भैया अपने से लड़ा जाता है। हमारे यहां उदीम कहते हैं भैया अपने मरे स्वर्ग मिलत, तो वही है। लड़ाई तो अपनी ही लड़नी पड़ती, दूसरा कोई नहीं लड़ पाता है। जो लोग कह रहे थे ना कि अरे भारत का किस देश ने साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर के समय, कौन सा देश था जो हमारे साथ आया? अरे मूर्खों, कोई किसी के साथ लड़ाई में नहीं आता है। ईरान के साथ रशिया और चाइना आए क्या? अमेरिका के साथ सब आए क्या? नेटो तक नहीं आया, अब जाके बाहर से बोल रहे हैं। स्थिति बड़ी खराब है, बहुत मुश्किल में है। आउटसोर्सिंग से सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। खाड़ी के देशों ने यही सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने सोचा अमेरिकी बेस हमारे लिए सिक्योरिटी की गारंटी है। उल्टा हो गया, अमेरिकी बेस ठिकानों की वजह, अमेरिकी ठिकाने हमले की वजह बन गए। हाल ये हो गया है कि जो खाड़ी के देश हैं उनकी पूरी ऊर्जा लग रही इसी में, किसी तरह अमेरिकी ठिकाना पर बचा रहे। क्या एयरपोर्ट, क्या पोर्ट, क्या सिटी, क्या उनके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ तबाह है, पूरी तरह से तबाह है। अब चीन मध्यस्थता करता था, सऊदी ईरान का समझौता भी होगा, सब कुछ था, लेकिन बेकार हो गया। कतर ईरान सहयोग था गैस फील्ड के मामले में, वो भी प्रभावित हो गया। खाड़ी देशों का हाल ये हो गया, न उगला जाए न निगला जाए, क्या करें? बुरी तरह से परेशान है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। और इसीलिए जो आउटसोर्सिंग से जो देश चाहते हैं, और देखिए भारत बड़ा स्पष्ट है इस मामले में। हमको पता है कि हमारी क्या मुश्किलें हैं, हमको पता है कि हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, हमको पता है कि हम कैसे संतुलन करेंगे। इसीलिए लाख डिरेल करने के बावजूद, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के लाख डिरेल करने के बावजूद हमारी विदेश नीति बड़ी स्पष्ट रही, और इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की जमकर प्रशंसा की जानी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।